एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज चिल्ड्रंस डे है, आज 14 नवंबर है, तो भी मनाना तो पड़ेगा आप लोगों का दिन। अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड आई जस्ट होप कि भगवान जी आपकी सारी की सारी जो हार्ड वर्क है, सारा का सारा जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, उसका आपको बहुत ही अच्छा एंड रिजल्ट मिले। एंड जस्ट कीप हसलिंग, कीप डूइंग वट एवर यूर डूइंग। अच्छा, पता चले कोई यहाँ पे बैठ के 4 एनिमे मांगा पढ़ रहा है या एनिमे के एपिसोड्स खत्म कर रहा है, दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। बट जो भी तुम अच्छा कर रहे हो करते रहो, कीप ऑन डूइंग इट, डू नॉट स्टॉप एंड यू विल गेट सक्सेसफुल। ठीक है, एंड नो मैटर व्हाट, मैं सिर्फ पढ़ाई की नहीं कह रही हूँ, कुछ भी तुम कर रहे हो, किसी स्पोर्ट्स में अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, किसी आर्ट फॉर्म में तुम्हें सक्सेसफुल होना है, कुछ डांस में, एक्टिंग में, किसी भी चीज में तुम्हें अपना नाम बनाना है, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर इट। और मेरी ब्लेसिंग्स तुम लोगों के साथ हमेशा रहेंगी एंड वी विल गेट देयर इवेंचुअली, डू नॉट वरी। ठीक है, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो चलिए, अब हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम लोग काफी सारी चीजें फिनिश कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन हमारे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सारी चीजें खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज एंड 1 मार्क्स आने की पूरी पूरी टेंडेंसी है। ठीक है, सो इफ सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं तो हम जल्दी से अपनी क्लास की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जो आज पहली बारी आ रहे हैं क्लास में। ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और आज हम एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये शब्द है एलोट्रॉपी, ये अक्सर बहुत सारी चीजों के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। एलोट्रॉप शब्द को कंफ्यूज कर दिया जाता है आइसोमर वर्ड के साथ, आइसोट्रोप वर्ड के साथ, इन सारी चीजों के साथ काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अच्छे से समझना है कि एलोट्रॉपी का असलियत में अर्थ क्या है और किस तरीके से ये तीनों चीजें डिफरेंट है हमारी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में, कि भाई कार्बन जो है वो कितने कितने रूप में प्रेजेंट रहता है, उनकी किस किस हिसाब की अकरेंस है। अब आपका जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जो कार्बन है ना वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है। और फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा परसेंटेज लिख लेना, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटेज पूछी जाती है। ठीक है, तो वो जो 0.3 मतलब 0.03 0.2 वो जो भी नंबर्स गिवन है उनको याद कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं वो मैं पढ़ती हूँ और मैं पढ़ के फिर आपको समझाती हूँ। कार्बन अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज दी कंबाइंड स्टेट, यानी कि कार्बन जो है वो फ्री फ्री यानी कि अपनी एलिमेंट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड कंबाइंड एज इन किसी दूसरे के साथ कंबाइंड करके भी प्रेजेंट रह सकता है। मतलब अकेले सी, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी, तो ये कह रहे हैं कि वो अकेले सी फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है, वेयर एज किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके भी मौजूद है। हमें ये चीज पता है। जैसे कोयला, कोयला माने कोल, कोल में आपका केवल कार्बन प्रेजेंट है, तो कोयले में आपका प्योर कार्बन प्रेजेंट है, आपका एलिमेंटल कार्बन प्रेजेंट है। वेयर एज मैंने अभी इनहेल किया ऑक्सीजन, एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बस ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा नहीं कि कार्बन हमेशा तुम्हें सी के फॉर्म में ही दिखेगा या हमेशा तुम्हें कंबाइंड दिखेगा, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब ये चीज आपके असर्शन रीजन के फॉर्म में आ सकती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। असर्शन आ जाएगा that carbon is present in coal as well as in CO2। ठीक है,
नीचे रीजन आ जाएगा कि कार्बन कैन बी प्रेजेंट इन एलिमेंटल एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। सो कोई भी स्टेटमेंट बना देंगे वो, और फिर हमें लगेगा कि नहीं यार एनसीईआरटी में तो ऐसी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं गिवन है। कभी भी बेटा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। अगर अपने को दाल चावल भी परोसे जाते तो बेटा हाथ से तो खुद ही खाने पड़ते हैं ना, कोई आता तो है नहीं खिलाने के लिए। और फिर तुमको मैंने कहानी तो सुनाई है कि जब कोई आएगा तुम्हें खाना खिलाने के लिए तो फिर बेटा वो खिलाता खिलाता सो जाएगा और भूखे मर जाओगे, कोई पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब नीचे वाली लाइनें हम पढ़ते हैं। In free state, carbon occurs in nature mainly in two forms, diamond and graphite। ठीक है, डायमंड माने हीरा, ग्राफाइट जो हमारे पेंसिल की नोक होती है, पेंसिल का सिक्का होता है। Another naturally existing form of carbon is Buckminster fullerene। अब बकमिनिस्टर फुलरीन इसमें लिख रखा है ना, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। ये एनसीईआरटी की लाइन है, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। अब जो ये एनसीईआरटी है ये बेटा पता नहीं कितने सालों से रिपीटेडली चलती जा रही है। जब एनसीईआरटी छपी होगी तब नया नया डिस्कवर हुआ होगा। मैंने 2013 में कर ली थी 10th, 2013 से ही डिस्कवर्ड रिसेंटली लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक डिस्कवर्ड रिसेंटली नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बट एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है, so let's go with that। Most of the carbon occurs in combined state। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आ गई है, इन्होंने बोला कि यार हम मना नहीं कर रहे हैं कि कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर कार्बन आपका कंबाइंड स्टेट में मौजूद रहता है। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सारी की सारी बेटा आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा नहीं तो मैं ओवर कुछ करवाऊंगी नहीं आपको। आगे चलते हैं। आई होप इस स्लाइड में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दिस इज स्लाइड नंबर 1। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, चले, ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन द कंबाइंड स्टेट carbon occurs in nature in the form of compounds such as carbon dioxide in air। अब फ्री स्टेट का तो इसने बता दिया कि भाई फ्री स्टेट में किसमें मौजूद है, डायमंड और ग्रेफाइट में, कोयले में भी है कि डायमंड और ग्रेफाइट में। कंबाइंड स्टेट में कहां पर है, कंबाइंड स्टेट में तो हर जगह मौजूद है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कार्बन नहीं है, इस पेन में है, लकड़ी में है, बालों में है, और यहाँ पर जो एग्जांपल्स गिवन है उनमें देखो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें तुम क्या देख पा रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मौजूद है। कार्बोनेट्स लाइक लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक। अब लाइमस्टोन सॉरी कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जिसे CaCO3। अब इसमें देखो कार्बन किस किस के साथ प्रेजेंट है, कार्बन आपके कैल्शियम के साथ प्रेजेंट है, कार्बन आपके ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, सो मेनी थिंग्स। 3 ऑक्सीजन 1 कैल्शियम तो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो फॉसिल फ्यूल्स लाइक coal, petroleum and natural gas, organic compounds like carbohydrates, fats and proteins। तो आप लोग एक बार ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। आज मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना है। वी नीड टू फिनिश दिस टॉपिक एसएप। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स चला रही हूं जल्दी से। हरी अप ऑल ऑफ यू। लिख लिया सबने? जस्ट नोट डाउन कर लो कि किन किन फॉर्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, बस वो करना है। इट्स वेरी इजी, मतलब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे अपना जो समुद्र होता है उसमें से मतलब एटलीस्ट 70% जो हमारे सी होते हैं, ओशंस होते हैं, उनमें एटलीस्ट 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके की चीजें आपको समझनी है। ओके, चलिए चलिए अब आगे। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक मतलब मैं पहले वेट कर रही थी तुम्हारे नोट डाउन करने का, फिर मैं कंफ्यूजन क्लियर करती।
अब आप बोलोगे कि मैम इधर तो लिखा है कि कोल में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे तरीके के कोल होते हैं बेटा हमारे, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोल, ठीक है। तो अपना एक कोल होता है जिसको हम कहते हैं कोक, ठीक है, COKE। कोक एक ऐसा फ्यूल है जो हमें कोल से मिलता है, दैट इज ऑलमोस्ट प्योर कार्बन। तो मैं उस तरीके के कोल की बात कर रही हूँ। बहुत सारे तरीके के, एटलीस्ट 10-20 टाइप ऑफ कोल आर प्रेजेंट। तो उसमें से मैं कोक तरीके के कोल की बात कर रही थी जिसमें केवल कार्बन मौजूद है। अंडरस्टूड? आई गेट इट। हो रही होगी किसी को कंफ्यूजन, मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ अभी, ठीक है, क्लास के बाद देखूंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम उठाते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉपी शब्द का क्या मतलब है, पहले हमें ये समझना होगा। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि यार कार्बन जो है वो डायमंड में भी मौजूद है, कार्बन जो है वो ग्रेफाइट में भी मौजूद है, पर इन दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, वेयरएज ग्रेफाइट ऐसा है मैं उसे अपनी एक उंगली से तोड़ सकती हूँ। यस, एक उंगली से तोड़ा जा सकता है उसको। पर ऐसे कैसे मैम, ये दोनों ही हमारे कार्बन से बने हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके बहन भाई होंगे, सभी के बहन भाई होते, मेरे भी हैं, ठीक है। सो हम दोनों के पेरेंट्स सेम है, डिट्टो सेम है ना पेरेंट्स हमारे, पर हम दोनों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरी और मेरी जो सिस्टर है, हम दोनों की जीन्स ऑलमोस्ट सेम होंगी बिकॉज हमारे पेरेंट्स सेम है। हमारी शक्ल भी थोड़ी बहुत मिलती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स सेम है, पर मेरी हरकतें और उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। द वे शी डज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट द वे आई डू दैट। वो बहुत चंट है, बहुत चालाक है, मैं भोली सी हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें कि देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। हम दोनों सेम ही पेरेंट्स से हैं, बट वेर बोथ डिफरेंट। सिमिलरली कार्बन बनाता है डायमंड, कार्बन ही बनाता है ग्रेफाइट, पर इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। तो सबसे पहले एलोट्रॉपी शब्द के बारे में हम समझते हैं। सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म, और इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। अब फिजिकल फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि एक सॉलिड में होगा तो दूसरा लिक्विड में होगा। फिजिकल फॉर्म मतलब शेप अलग होगी। जैसे मैं थोड़ी हेल्दी हूं, मेरी बहन पतली है, हम दोनों की फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है। शी इज वेरी थिन, आई एम थोड़ा हेल्दी, नॉट गोइंग टू कॉल माई सेल्फ फैट, हेल्दी कहते हैं या क्यूट, ठीक है। सो फिजिकल फॉर्म का ये मतलब नहीं है कहीं आप फिजिकल फॉर्म को फिजिकल स्टेट से कंफ्यूज कर ले। इनकी फॉर्म डिफरेंट रहती है, स्टेट डिफरेंट नहीं रहती है। आगे चलते हैं। कार्बन हैज 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरीन। अब इसमें क्या है, ये तीनों के तीनों बने कार्बन से हैं, पर तीनों के तीनों की फॉर्म डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है, इनके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ही इतना ज्यादा डिफरेंट है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से डायमंड क्यों है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड वाई ग्रेफाइट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्यों उसको ग्रीज में यूज करते हैं, ग्रेफाइट जो अपन लोग साइकिल में ग्रीज लगाते हैं, दैट इज योर ग्रेफाइट। व्हाई इज ग्रेफाइट बीइंग यूज्ड एज अ ग्रीस, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हीरा कैसे बनता है। देखो, पहला तरीका है हीरा बनाने का, स्वाति मैम की क्लास लो, स्वाति मैम की क्लास लोगे हीरा बन जाओगे अपने आप, जैसे आप लोग हो। आज चिल्ड्रंस डे है तो आप लोगों को तारीफ करनी पड़ेगी। सो डायमंड कैसे बनता है, वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के अंडर। बहुत सारे लोग मोटिवेशन भी तो इस तरीके से देते हैं ना कि तुम क्यों डरते हो हाई प्रेशर से, अगर हाई प्रेशर ना हो तो कोयला कभी हीरा बने ही ना। बात बिल्कुल सही है, पर हम इंसान हैं, हम कोयला नहीं है ना, है ना। वी आर लिविंग बींग्स, हमारी अलग अलग तरीके की बॉडी फंक्शंस हैं, हम सब अलग अलग तरीके के चीजों से काम करते हैं, अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। किसी के ऊपर प्रेशर वर्क कर जाता है, किसी के ऊपर नहीं करता है। सो प्लीज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अ लिटरल कोयला। तुम कोयला नहीं हो, तुम ऑलरेडी एक हीरा हो। यू डू नॉट नीड टू बी अंडर हाई प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर चलेगा बट नॉट हाई प्रेशर। ओके, सो कोयला जब अपने कोयला, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ये सारी चीजें
हाई प्रेशर के अंदर दब जाते हैं तो डायमंड बन जाता है। और ऐसा नहीं कि डायमंड सिर्फ अपने उसमें अर्थ में ही बन सकता है, जैसे इधर दिखाते हैं ना कि डायमंड कहाँ पर बनता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एटमोस्फेयर बाय डीप सोर्स लावा। तो बनता का है, मैंटल में बनता है। अब अपनी अर्थ के भी ना लेवल्स है, लेयर्स मान के चलो। जो सबसे अंदर वाला, जो सबसे गर्म है, उसको हम इनर कोर कहते हैं। फिर आया आउटर कोर, फिर आया मेंटल। इस मेंटल में बनता है हीरा। अब मेंटल से हीरा ऊपर कैसे आएगा? इनर कोर और आउटर कोर में से ना वोल्केनिक इरप्शन होता है। इनर कोर में से ज्यादातर आउटर कोर में से होता है वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनो फटेगा ना तो वो मेंटल के अंदर जो हीरे हैं उनको ऊपर की तरफ धक्का दे देगा, ऐसे ऊपर की तरफ धक्का दे देगा तो वो मेंटल से अर्थ के क्रस्ट पे आ जाएंगे। फिर हम खोदेंगे 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 और हीरा निकल आएगा। वाई डू पीपल थिंक कि डायमंड को इतना ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? पहले ना लोगों को डायमंड बिल्कुल भी नहीं पसंद था। एंड द रीजन डायमंड इज सो एक्सपेंसिव, हीरा इतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो डायमंड एक्सपोर्ट है उसका 70% कंट्रोल एक कंपनी डिबीर्स करके है, उनके पास कंट्रोल है। उन्होंने इनिशियली मतलब खदानों में माइनिंग वगैरह शुरू करवाई, वो धीरे 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 ना मोनोपोलाइज करने लग गए। अब वो मोनोपोलाइज कर रहे हैं। मोनोपोलाइज का क्या मतलब है कि जैसे मेरे पास अगर पूरी की पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा आलू हैं तो मैं कह दूंगी कि नहीं यार, मेरी मर्जी, मैं 80 रुपए किलो में बेचूं, मैं 50 रुपए किलो में बेचूं, मैं 100 रुपए किलो में बेचूं, और तुम्हें खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में 70% आलू तो मेरे पास है। सो यू हैव नो 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 ऑप्शन, तुम्हें खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मान के चलो तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम मुझसे 70 रुपए पर किलो के भाव से आलू खरीद के ले गए, तो तुम अपने जो कस्टमर्स होंगे उनको फ्रेंच फ्राइज महंगी बेचोगे। वहीं पर ही अगर मैं तुम्हें 40 रुपए किलो का बेचती तो तुम फ्रेंच फ्राइज थोड़ी सस्ती बेचते। तो इस तरीके से मोनोपोली वर्क करती है बेटा। जो डिबीर्स ब्रांड है, डीई, देन बीर्स अलग है, मुझे बीर्स की स्पेलिंग पता है नहीं तो इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगी। सो जो डिबीज ब्रांड है उसने 70% डायमंड की सप्लाई को कंट्रोल कर रखा है। उसका जब मन करता है वो प्राइस बढ़ा देते हैं, जब मन करता है वो प्राइस को कंट्रोल कर देते हैं। बट इस चीज को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट हर जगह कूल तो होते ही ना, ऑसम होते हैं साइंटिस्ट। हमें हमेशा ऐसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है साइंस वालों को, बट वेर सो ऑसम। साइंटिस्ट ने तरीका निकाला आर्टिफिशियल डायमंड बनाने का, कि भाई एक काम कर, अपना रियल डायमंड तू रख, ये लाखों करोड़ों का तू रख, हम बनाएंगे आर्टिफिशियल डायमंड। और डायमंड किसी भी चीज से बन सकता है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटे से ब्रेड का टुकड़ा, उसको ही बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर रखा, उससे भी डायमंड बन जाता है। तो बेस्ट तरीका है, बेस्ट चीज है आर्टिफिशियल डायमंड लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और क्यों ही अपनी जेबें खाली करनी, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें ना बेटा एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है कि वो उसको किस तरीके से एडवर्टाइज कर देते हैं। 4-5 फैमिलीज को ले आएंगे, दिखा देंगे कि शादी में डायमंड गिफ्ट करा जा रहा है, लड़की खुश हो रही है कि ओ माय गॉड मेरे लिए डायमंड लेके आए तुम। डायमंड को कहा जाता है एवरी वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। नहीं, डायमंड इज नॉट एवरी वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, फ्रीडम इज। ठीक है, चलिए सॉरी। व्हेन वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस, बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिनके अंदर डायमंड होता है और एकदम से फट के बाहर आ जाते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि डायमंड बनता कैसे है। अब डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है वो हमें समझना है। डायमंड कलरलेस और शाइनी सब्सटेंस होता है। जो रियल डायमंड होगा ना बेटा वो कलरलेस होगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि रियल डायमंड है नहीं? जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी ना, बहुत सारे मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे और वो चमकने लग जाता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है। अब तुम बोलोगे कि मैम हमने तो ना बहुत सारे कलरफुल डायमंड नहीं देखे। वो कलरफुल स्टोन्स अलग होते हैं, जैसे पन्ना हो गया, रूबी हो गया, ये डायमंड नहीं होती, ये अलग चीजें होती है। अगर हम ऑथेंटिक डायमंड की बात कर रहे हैं तो वो कलरलेस होगा बट शाइनी होगा बहुत। उसको उसकी शाइन की वजह से ही सब उसे पसंद करते हैं। वो इतना ज्यादा शाइनी इसलिए एवरीबडी लाइक्स इट। एवरीबडी लाइक्स वेरी शाइनी एंड ब्लिंगी थिंग्स ना, तभी तो अपन लोग सिल्वर पहनते हैं,
तभी अपन लोग गोल्ड पहनते हैं। और ये शुक्र है किसी ने अफवाह चला दी कि गोल्ड की पायल नहीं पहननी होती, लक्ष्मी जी नाराज हो जाते, वरना दुनिया 4-4 किलो की पायलें भी बनवाती। जैसे सिंह की कभी भी वो नहीं पहनना होता है गोल्ड को। यू शुड नेवर वेयर ऑन योर पैरों पे, क्योंकि लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है। इसीलिए हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड है, मुझे हरियाणा दिल्ली का पता है कि यहाँ पर इसलिए कोई भी सोने की पायल नहीं पहनता है, वरना पीपल वुड गो टू सच एक्सटेंट्स ऑल्सो कि 2-2 किलो की, 1-1 किलो की पायल बनवाएंगे। वो शुक्र है सिल्वर पर लिमिटेड है। कभी कभी अफवाह उड़ाना भी सही रहता है। तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब काफी ज्यादा हार्ड है अपना बॉस। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ वेरी गुड थिंग। डायमंड को अपन लोग पहनते हैं, उंगली में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। मान के चलो डायमंड अगर एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जैसे ही कहीं पर भी छोटा मोटा करंट वरंट आ रहा हो तो उसके हम हाथ लगाते, पूरी बॉडी में फैलने लग जाता, पूरी बॉडी एक सर्किट बन जाती, जस्ट बिकॉज उस डायमंड की वजह से। और डायमंड को हम लोग सिर्फ गहनों में नहीं इस्तेमाल करते हैं। बेटा सुनो सारे के सारे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बता रही हूँ मैं डायमंड के बारे में, बहुत ही मस्त। डायमंड इज नॉट जस्ट बीइंग यूज्ड कि गहनों के लिए, सजने के लिए, लड़कियों को खुश करने के लिए। डायमंड इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, हर इंडस्ट्री में। जो ये कांच कटते हैं, कांच तो बेटा डायमंड के बिना कटता ही नहीं है। इस तरीके का ना एक पेन आता है जिसकी नोक पे डायमंड लगा रहता है, उसकी मदद से हम लोग कांच को काटते। जो ये हमारे विंडो पेन होते हैं ना, जो शीशे लगते हैं खिड़कियों में, शीशे, उन्हें या आपके ऑटोमोबाइल कंपनी में चाहिए होता है, जो ये गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं इनमें चाहिए होता है, जो घड़ियों में यूज होता है, उसके बाद आपके रॉकेट्स में यूज होता है। अब इन सारी चीजों में तो बेटा नेचुरल डायमंड यूज कर नहीं सकते, वरना तो गवर्नमेंट का बजट कितना ऊपर चला जाएगा। इन सारी जगहों पे आर्टिफिशियल डायमंड ही यूज किया जाता है। और तुम्हें पता है जब डायमंड बनता है तो डायमंड को, जैसे डायमंड की शेप बड़ी अजीब सी होती है। मान के चलो कि डायमंड की शेप, डायमंड कुछ तुम्हारा इस शेप का निकला, उसको मुझे कन्वर्ट करना है कुछ इस शेप में। इस शेप का होता है ना डायमंड तुम्हारा, इस शेप में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस वाली शेप को घिसूंगी अच्छे से, सैंड पेपर से या किसी भी चीज से घिसूंगी। तो घिसने के बाद जो छोटा छोटा चूरा निकलता है ना इसका, वो भी नहीं फेंका जाता है, उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता है। लोग उसकी भी चोरी करते हैं, जो उसका पाउडर निकलता है घिसने के बाद। सो डायमंड इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट जस्ट फॉर वेयरिंग, नॉट जस्ट फॉर एन ऑर्नामेंट। इसके बहुत 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 सारे यूज हैं। लोग फेशियल्स में यूज करते हैं, अपने मुंह पे लगाते हैं जस्ट टू लुक ब्राइट। सो डायमंड इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। अब इसमें एक्सट्रीमली ब्रिलियंट थर्मल कंडक्टिविटी है, कॉपर से भी बढ़िया, इसलिए इनको रॉकेट में यूज किया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसके थ्रू हीट बहुत अच्छे से पास ऑन हो जाती है। ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कार्बन का कोई भी एलोट्रॉप बेटा आप बर्न कर लो, चाहे वो बकमिनिस्टर फुलरीन है, ग्राफाइट है, डायमंड है। जब मैं उसको बर्न कर रही हूँ, किसी भी चीज को बेटा जब हम बर्न करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे। तो मान के चलो ये मैं डायमंड को बर्न करूं, डायमंड में क्या है, कार्बन, तो कार्बन ही बर्न होगा। उसको मैं बर्न कर रही हूँ तो मतलब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा आपका, CO2 ही बनेगा आपका। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी आपकी। द सिमिलर रिएक्शन वुड टेक प्लेस इन केस ऑफ ग्रेफाइट ऑल्सो, एज इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। उसका सिंबल C होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। अब ये है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर। एक बार मुझे देखने दो, मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा है, नहीं, बढ़िया चल रहा है। अब ये मेरे पीछे डायमंड का स्ट्रक्चर है। जो ये बीच में लाल लाल है दैट इज योर कार्बन, और जो ये बाकी 4 है दैट दे आर ऑल्सो योर कार्बन। हाइड्रोजन मत समझना उनको, ठीक है। चारों के चारों कार्बन है आपके, चारों के चारों आर कार्बन। तो एक बारी ना इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैं पीले रंग का पेन ले लेती हूँ एंड लेट्स लुक एट इट्स स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से। अब देखिए यार, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब इसमें हर एक कार्बन और 4 कार्बन के साथ और 3 कार्बन के साथ सॉरी जुड़ा हुआ होगा। फिर ये वाला कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, फिर ये वाला और 3 के साथ जुड़ा होगा। इस तरीके से पूरी पूरी नेटवर्किंग हो जाती है। डायमंड में हर एक कार्बन
3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज को पूरा कर रहा है। ठीक है, चलिए। डायमंड क्रिस्टल इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, 4 के साथ पूरा कर, देखो जैसे ये वाला कार्बन 1 2 3 चौथे के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 चौथे के साथ जुड़ा हुआ है, 4, हर एक कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ होगा। अगर मैंने 3 बोल दिया हो तो करेक्ट कर लेना उसको। डायमंड क्रिस्टल इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, वेरी जाइंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसमें हर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। Each carbon is linked to 4 other carbons by strong covalent bonds। तो इनमें क्या होता है ना, आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये यही कह रहा है। एक सेकंड यार, मैं पेन चेंज कर लू, फिर मैं लिख के समझाती हूँ। So each carbon atom in the diamond crystal is linked to 4 other carbon atoms by strong covalent bonds. The 4 surrounding carbon atoms are 4 corners of a regular tetrahedron। टेट्राहेड्रन मतलब आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस तरीके का होता है, डायमंड के फॉर्म का ही तो होता है ना टेट्राहेड्रल। तो उसी तरीके से मान लो, ये देखो ये ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ड्यू टू दिस एक्सट्रीम बॉन्डिंग, अभी ऊपर क्या लिखा था कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है, और हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है, और इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से, इस एक्सट्रीम बॉन्डिंग की वजह से जो अपना डायमंड होता है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अब आप देखिएगा, आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए ऑल ऑफ यू। इसमें देखो ये एक कार्बन है आपका, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1 2 3 और ये पीछे चौथे इस वाले से जुड़ा हुआ है। सो ये इसी तरीके की चीजें आपकी मौजूद है। और थोड़ा बेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे देखो, एवरीबडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज एवरीबडी। सो ये आपका कार्बन है, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। अच्छा ये वाला 1 2 पीछे से 3 4 पीछे से जुड़ा हुआ होगा, ये वाला आपका 1 2 3 4। तो हर एक में ना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, इनका जो बॉन्डिंग है वो इतनी एक्सटेंसिव है, एंड दैट एक्सटेंसिव बॉन्डिंग इज द रीजन फॉर इट्स हार्डनेस। ठीक है, तो डायमंड तो अब अपने को समझ में आ गया। पॉइंट ये है, मैं डायमंड में तो कुछ भी समझने का नहीं, डायमंड में ये कि हर एक कार्बन, देख हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो डायमंड में एक कार्बन अपने चारों बॉन्ड कार्बन के साथ ही बना रहे हैं। जितने कार्बन होंगे वो अपने चारों बॉन्ड कार्बन के साथ ही बनाएंगे। मतलब इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्या कहते हैं, कैटिनेशन, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ बॉन्ड बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे, और उसकी जैसे काफी ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर बन रहा है। ग्रेफाइट के केस में क्या इश्यू आ रहा है, ग्रेफाइट ग्रेश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। पेंसिल की नोक सबको याद है ग्रेश ब्लैक कलर की होती है, ओपेक मतलब उसके आर पार मैं नहीं देख सकती हूं। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड, ऑफ कोर्स पेंसिल कितनी हल्की होती है, जाहिर सी बात है। ग्रेफाइट के बारे में कुछ भी समझना हो ना, पेंसिल को इमेजिन करना, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच होती है, पेंसिल को टच करके देखो, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच है आप लोगों की। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब डायमंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब ये कारण हमें जानना है कि ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अपने साइकिल में या मशीन पार्ट्स में जो ग्रीज लगती है उसमें भी ग्रेफाइट का कंट्रीब्यूशन होता है। कि ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट क्यों यूज होता है, क्या कारण है कि डायमंड वो प्रॉपर्टी नहीं शो कर पा रहा है पर ग्रेफाइट वो प्रॉपर्टी शो कर पा रहा है, ये हमारा अब का मुद्दा है। अब ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ग्रेफाइट में केवल कार्बन ही मौजूद है आपका। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ कैन यू प्रूव कि डायमंड में केवल कार्बन है, तो आप बोलोगे कि मैम जब मैंने कार्बन को बर्न करा तो मुझे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो तो हवा से आया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो तो मैम डायमंड से ही आया होगा ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट बना होता तो मैं कह सकती थी कि यार डायमंड में ना केवल कार्बन नहीं है, कैल्शियम भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा।
सिमिलरली जब मैं ग्रेफाइट को बर्न करती हूं बेटा, ग्रेफाइट का भी सिंबल सी होगा, ठीक है। ग्रेफाइट को जब मैं बर्न करती हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मुझे केवल CO2 ही मिलता है। तो ये ऑक्सीजन तो हवा से आया, ये कार्बन कहां से आया होगा मेरे प्रोडक्ट का? जाहिर सी बात है ग्रेफाइट से ही आया होगा, और कहीं से तो मिलेगा नहीं ना मेरे को, ग्रेफाइट से ही आया होगा। तो इस वजह से मैं प्रूफ कर सकती हूं कि यार ग्रेफाइट इज लिटरली मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बन। अंडरस्टूड है सभी को? इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को डायमंड के लिए आ जाए, तब भी आपको यही चीज लिखनी है कि भाई व्हेन वी बर्न डायमंड in presence of oxygen we get carbon dioxide as a product which proves that diamond is made up of carbon only। ठीक है, आई होप मेरी ऑडियो ज्यादा लाउड ना आ रही हो तुम्हें। चलिए अब एक बार जो ये मैंने लिखा है इसको मैं, अरे नहीं 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 नहीं, तो एक बार मैं इरेज कर देती हूँ and then you can read the theory। If we burn graphite in oxygen, then only carbon dioxide gas is formed and nothing is left behind. This shows that graphite is made up of carbon only. The carbon dioxide formed by burning graphite can turn lime water milky. Of course, carbon dioxide चाहे कैसे ही बने, but it can turn lime water milky ना, since graphite is made up of carbon atoms only. Its symbol is taken to be C. अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ग्रेफाइट का। एक मिनट रुको, साइड में शायद मेरी वजह से स्ट्रक्चर छुप रहा होगा, तो मैं एक बार अपनी पोजीशन चेंज कर देती हूँ। आ जाइए स्वाति मैम, आ गई, ठीक है। सो एक बारी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं, देन आई विल कम बैक वापस उसी वाली जगह पे। तो इधर मैं क्या देख रही हूँ, तुम लोग भी देखो स्ट्रक्चर को, मैं भी देखती हूँ। इतना मैं पेन लेती हूँ यार। आई होप वट एवर आई एम टीचिंग यू पीपल तुम्हें समझ में आ रहा है, डब्बा गोल सा नहीं हो रहा है, ठीक है यार। कोई भी कार्बन उठा लो, चल मैंने उठाया ये वाला कार्बन, ये वाला, ये पीले वाला कार्बन, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? कितने के साथ? 1 2 3, है ना। अब तुम बोलोगे कि मैम ये नीचे भी तो जुड़ा हुआ है, नहीं उसको नहीं देखना है अभी आपने, कोवलेंट बॉन्ड्स देखो, कोवलेंट बॉन्ड्स देखो। अच्छा ये वाला कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3। तो तुम देख रहे हो कि कोवलेंट बॉन्ड जो है, देखिए यार इधर ना 2 तरीके के बॉन्ड है, एक तो ये सिंपल वाले और एक ये डॉटेड वाले। और ये बॉन्ड नहीं है, ये डॉटेड वाली फोर्सेस है। बॉन्ड अलग होते हैं, फोर्सेस अलग होती है। तो ये सीधे सीधे वाले जो डार्क ब्लू कलर के हैं आपके, डैश वाले डार्क ब्लू वाले, ये आपके बॉन्ड्स हैं। ये डॉटेड वाली आपकी फोर्सेस है। दोनों के बीच में डिफरेंस मैं अभी बताऊंगी कि बॉन्ड तो ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये वैंडर वॉल फोर्सेस हैं आपके, ठीक है। समझ में तो आ गया ना पर स्ट्रक्चर देख के कि भाई ग्रेफाइट में एक झोल है कि हर एक कार्बन केवल 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, rather than being attached to 4 कार्बन जो हमने डायमंड में देखा था। चल अब मैं लिखती हूँ, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा वो हम पढ़ते हैं। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स। अब आपको यहाँ पे लेयर्स दिख रही है बच्चों? स्टूडेंट्स कैन यू पीपल सी लेयर्स? जैसे ये ऊपर वाली एक अलग लेयर है, ये नीचे वाली एक अलग लेयर है, अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है। एंड एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स इन द सेम लेयर। कि अगर मैं सिर्फ इस, चलो इसको मैं लेयर नंबर 1 लिख देती हूँ, फर्स्ट लेयर। अगर मैं केवल फर्स्ट लेयर की बात करूं तो फर्स्ट लेयर में एक कार्बन जो है वो केवल 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, ये भी हमने समझ लिया है। अब कार्बन तो मैम 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता था, ग्रेफाइट में तो कार्बन ने केवल 3 बॉन्ड्स फॉर्म करे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। मान के चलो कि तुम 4 बहन भाई हो, ठीक है। 4 में से मम्मी सिर्फ 3 को काम दे, जो सबसे छोटा वाला है उसको बोले जा तू मौज कर, वो कंचे ही बजाएगा, क्रिकेट ही खेलेगा, गिल्ली डंडा ही खेलेगा,
सिमिलरली कार्बन जो था वो 4 बॉन्ड्स बना सकता था, बट देन ग्रेफाइट ने बोला कि नहीं यार मैं ना 3 बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन तू आजाद हो। तो जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं, हर एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन आजाद है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर आजाद है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर नीचे हर एक लेयर में ऊपर नीचे घूमेगा। जैसे तुम्हारा सबसे छोटा बहन भाई घर में थोड़े ना टिकेगा, मम्मी ने बोल दिया जा खेल ले जा, तो वो खेलेगा एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। तो सिमिलरली जो वो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करते हैं। बहुत ज्यादा हौच पौच हो गए, मैं रेस कर देती हूँ। और इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू दी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यही लिखना है पेपरों में कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब बात आई कि ये एक अच्छा लुब्रिकेंट क्यों है। देखो, अच्छा कंडक्टर का रीजन है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अच्छा लुब्रिकेंट क्यों है, अभी हमने देखा कि ग्रेफाइट में 3 लेयर्स मौजूद है, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी लेयर्स होंगी। अब ये लेयर्स ना आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है। क्यों मूव कर सकती है, आप देख रहे हो ना कि हर एक लेयर के बीच में ये डैश 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 वाली फोर्स है, डैश 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 वाली फोर्स है, डैश 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 वाली फोर्स है। ये फोर्सेस वीक है, कोवलेंट बॉन्ड जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये फोर्सेस वीक है और इन वीक फोर्सेस की हेल्प से हर एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव कर पा रही है। इसीलिए ग्रेफाइट एक अच्छा लुब्रिकेंट एक्ट कर रहा है। आगे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे ये देखो, इसमें क्या है, ये है आपका एक कार्बन, ये 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब ये देखिए, यहां पर आपकी सारी कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे ये कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद है। बट जो ये आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये जो डॉटेड लाइंस ऊपर से नीचे आ रही है, ये आपकी वीक फोर्सेस है। और ये वीक फोर्सेस की वजह से ही ये लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर रब करेंगी, और उस चीज की वजह से आपका जो ग्रेफाइट है, इट विल एक्ट एज अ वेरी 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 गुड लुब्रिकेंट। बस ये था, मतलब एलोट्रॉप्स को हम इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे, वी वर कंफ्यूजिंग इट विद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक अलग चीज होती है। आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर मास नंबर से रिलेटेड रहता है, वो एलिमेंट्स से रिलेटेड रहता है। एलोट्रॉपी इज डिफरेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केवल कार्बन एलोट्रॉपी शो करेगा, बहुत सारे तरीके के आपके एलिमेंट्स है जो एलोट्रॉपी शो करेंगे। बट सिंस हमें कार्बन भाई से लेना देना है तो हमने पढ़ लिया। अब आप बोलोगे कि मैम जी अपने को बकमिनिस्टर फुलरीन भी करना है, तो मुझे लगता नहीं है बकमिनिस्टर फुलरीन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में समझनी है, आप वो देख लीजिए। बकमिनिस्टर फुलरीन में बेटा 60 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम C60 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए C60, गलत नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें। बकमिनिस्टर फुलरीन फुटबॉल शेप का होता है, जिसमें हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट रहती है। हेक्सागोनल क्या होता है, मैथ्स में हम हेक्सागन ड्रॉ करते थे, क्या शेप होती थी हेक्सागन की, इस तरीके से, जिसकी 6 साइडें होती थी, है ना। पेंटागन क्या होता था, जिसकी 5 साइडें होती थी। ये आपका हेक्सागन है, ये आपका पेंटागन है। इसी शेप की हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट रहती है। कितनी हेक्सागोनल होती हैं, 20 हेक्सागन, 12 पेंटागन रिंग्स होती हैं आपके, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास में इतना ही था अपना। आई होप जो भी मैंने पढ़ाया सारा समझ में आया, ऐसा नहीं तुम दिमाग से बाउंस करके ऊपर चला गया फुटबॉल की तरह ही। 20 हेक्सागोनल होते हैं एंड 12 आपकी पेंटागोनल रिंग्स होती है। बकमिनिस्टर फुलरीन के बारे में इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो भी पढ़ना होगा वो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको खुद से करा दूंगी।
ठीक है। सो आई होप आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अ वेरी 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 हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स, गुड वाइब्स। बाय बाय।